जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो क्लास है प्रारंभ की जा रही है मानसिक अभिरुचि की। यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है जिसका नाम है मानसिक अभिरुचि। इसके अंतर्गत 13 चैप्टर हैं। कितने हैं? 13। चर्चा कर चुके हैं वीडियो में। चलिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और पूर्णतः जानकारी देते हैं। मानसिक अभिरुचि एक सोचने की और स्वयं की क्षमता को दर्शाता है कि आप किसी भी निर्णय को कैसे दे सकते हैं। चलिए, ये जो प्रश्न जो लगा है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, ये 17 और 18 फरवरी को, ये है 17 फरवरी की पहले शिफ्ट का पेपर है। चलिए, पहला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लीचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या निर्णय देना है? चलिए, समझिए। नंबर 1 है, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। ये तो गलत है। दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। सी नंबर, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। नंबर डी है जिसमें ऑप्शन, पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सटीक आंसर जो बनेगा सी, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। यह आंसर क्यों है सटीक, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। समझिए, सी दे रखा है इसमें। आंसर कौन है? सी सही है, क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा किशोर को बचाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। निष्पक्ष जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद ही किशोर को आरोपी कहा जा सकता है। चलिए, प्रश्न नंबर है 2। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन है, कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बी, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। नंबर सी है, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। नंबर डी ऑप्शन है, क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए। आपको तो मानसिक अभिरुचि में चारों के चारों ऑप्शन ऐसे लगेंगे ये सटीक बैठ रहे हैं, लेकिन अपनी सूझ और बूझ से इसका आंसर देना है। पहली बात तो चारों के चारों ऑप्शन आपको क्या है, पढ़ने पड़ेंगे। चारों जब पढ़ोगे आप तभी इसका निष्कर्ष निकलेगा। इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा सी, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। चलिए समझिए ये सी क्यों है। क्योंकि कार्ड क्लोनिंग निसंदेह एक तकनीकी विसंगति है।
जिसे एटीएम मशीन को एक्सेस करने के लिए डिजाइन किया गया है, अतः एक्सेस लॉक प्रणाली की जांच और कमजोर पक्ष का पता लगाकर उसे दूर किया जाना इसका समाधान है। क्या है? समाधान है। तो आंसर इसका क्या हो गया? सी। चलिए, ये सवाल नंबर है 3, पढ़िए आप लोग। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों को जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक बाऊ और नीरस कार्य है। कौन है? उबाऊ और नीरस कार्य है, जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है। क्या? अनुरूप नहीं है। अब इसके देखो, आपने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है इनमें से। शायद सही दिख रहे होंगे। क्या लिख रखा? नंबर ए है, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। नंबर बी है, गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए। ये तो सीधे सीधे गलत है कि छुट्टी लेने की तलाश में रहना चाहिए, ये तो सीधे सीधे गलत है। गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए और इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से करनी चाहिए। ये भी क्या है? कमजोर है। ठीक है। आंसर डी की अगर चर्चा करें, गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए। इनकार तो आप कर ही नहीं सकते हैं कि इनकार करना चाहिए, तो आंसर कौन है? ए। आंसर इसका कौन सा होगा? ए। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। चलिए, ये आंसर क्यों है तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। समझिए, ये क्यों है? क्योंकि बतौर पुलिसकर्मी अनुशासन और वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करना आपका वह पेशेवर व्यवहार है जिसकी न केवल आपसे अपेक्षा की जाती है, वरन ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया भी जाता है। अतः पूरे उत्साह और मनोयोग से सीखने की प्रवृत्ति के साथ इस दायित्व का निर्वहन ही सही व्यवहार है। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4, आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिख रखा है इसमें, पढ़िए। पीड़ित से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, चलिए ऑप्शन ये दे रखे हैं, कितने हैं? 4। आपको पढ़ना है और आंसर बताना है। बताइए आप। प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। जब बलात्कार वाला मामला है तो एक महिला कर्मचारी को ही सौंपना चाहिए या स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नंबर बी क्या कह रहा है? बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये सरेआम क्या है? गलत है। क्योंकि हमारा संविधान बोलता है या बताता है कि महिलाओं के साथ महिला ही कर्मचारी होगी। चलिए सी,
विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए, ये भी गलत है। और डी है, पक्ष नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। इनमें सबसे जो आंसर सटीक बैठेगा वो बैठेगा ए। आंसर कौन बैठेगा? ए। ठीक है, कौन बैठेगा? ए। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, ए क्यों बैठ रहा है, तो समझिए सही क्यों है। क्योंकि बलात्कार जैसे मानसिक उत्पीड़न के बाद पीड़ित को बहुत संवेदनापूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होगी, अतः अनुभवी महिला निरीक्षक इस मामले को अपेक्षाकृत अधिक कुशलता से संभाल पाएगी, ऐसी आशा की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है? देखो, पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी होता है वो होता है एसएचओ। कौन? थाना इंचार्ज। चलिए ऑप्शन देखते हैं, फिर ऑप्शन से पता चलेगा कौन है। चलिए ये ऑप्शन रहिए। ऑप्शन है उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सर्कल अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी। स्टेशन हाउस अधिकारी इसी को बोलते हैं एसएचओ। थाना इंचार्ज जो होता है वो होता है एसएचओ। तो इसका आंसर कौन सा है? डी है। इसमें भी दे रखा है, आप पढ़ लें, ध्यान से देखना यहाँ पे, स्टेशन हाउस अधिकारी एसएचओ पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। चलिए सवाल नंबर है 6 है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए प्रश्न है, ये सारी ध्यान देना है आप सभी को। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? चलिए ऑप्शन ये रहे हैं। ऑप्शन कौन है? व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना, भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हो। ये तो सीधे सीधे क्या है? गलत है। क्यों है? नियमों के विपरीत हो। नियम के विपरीत तो कभी नहीं हो सकता है। चलिए, अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। यह भी क्या है? गलत लग रहा है। गलत क्यों लग रहा है? कि कभी कभी जो भ्रष्ट होते हैं अधिकारी, भ्रष्ट हो जाते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो उनके दबाव में आप भी रिश्वत लोगे, आप भी भ्रष्ट बनोगे। चलिए सी है, स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, यह आंसर सटीक बैठ रहा है। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। इसका आंसर जो सटीक है वो कौन है? सी है। कौन है? सी है। चलिए समझते हैं सी क्यों है। क्योंकि एक अच्छा कानून वही माना जाता है जिसकी स्वीकार्यता है, जिसके विषय में जन समुदाय बिना किसी भेदभाव की शिकायत के अपनी परिस्थिति के लिए कानून की उपयोगिता के विषय में एक समान अनुभूति रख सके। क्या रख सके? अनुभूति रख सके। इस प्रकार कानून की आवश्यकता और जनता की स्वीकार्यता का संतुलन ही उसे स्थायित्व प्रदान करता है। चलिए, आपको करना क्या है? आपको सारे के सारे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, लाइव क्लास चल रही है या रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हैं, आपको करना क्या है? केवल देखना है। देखने के बाद आपको मैं पीडीएफ के रूप में, ये पूरा क्लास नोट्स है, पीडीएफ के रूप में आपको मैं सेंड कर दूंगा। कुछ भी नहीं करना। मानसिक अभिरुचि में क्या है? आपने की सोचने की क्षमता, आप निर्णय कैसे दे सकते हैं, आपका तरीका क्या है, इसी आधार पर यह लिया गया, पहली बार लिया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में पहली बार मानसिक अभिरुचि जोड़ी गई है। हाँ, यूपीएसआई का जो पेपर होता था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में
13 प्रश्न आए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको आपको क्या निर्णय लेना है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, अभिभावक को संभालने की अभिभावक को संभालने की भाई बहन से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार फिर इसे पढ़िए, आप देखो, ध्यान से पढ़ना है। राष्ट्रीय आतंकवादी, ध्यान देना, राष्ट्रीय आतंकवादी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। अब ध्यान देना, अभिभावक हैं। अगर आपकी नौकरी लगी है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो आप 18 की उम्र के तो बाद ही जाएंगे। तो जो माता पिता हैं वो कौन? वृद्ध होते हैं। उन्हें अगर ये स्ट्रोक हो रहा है, दुर्बलता के कारण हो रहा है, किसी कारण? दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित है, तो ध्यान देना, तो उसके लिए आपके परिवार में भाई बहन या पत्नी कोई भी हेल्प कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीय व्यापी, ध्यान देना, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण पर, चरम मतलब अंतिम चरण है, तो ध्यान देना, केंद्र का अपना जो है पूरा केंद्र एक ही जगह स्थानांतरित करना। कहां पे करना है? अपनी ड्यूटी पर। जैसे कि इसमें दे रखा है, अभिभावक को संभालने की भाई बहन से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये बहुत ही कौन है? महत्वपूर्ण है। आंसर इसका यही होना चाहिए। चलिए, मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। ये भी आंसर, ये तो गलत है। ऑप्स नेतृत्व के बिना, सॉरी, ऑप्शन नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वित करना चाहिए। नंबर डी है, पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी को बागडोर सौंपनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कौन होना चाहिए? ए। चलिए देखते हैं कौन सा है आंसर। इसका कौन सा है? ए है। ए क्यों है? समझिए, क्योंकि राष्ट्रव्यापी आतंकवादी या आतंकी अभियान वह भी अपने अंतिम चरण में है, अंतिम चरण में हो, तो उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में आपसे कर्तव्य परायणता, दृढ़ता एवं व्यावहारिकता की आशा की जाती है। ऐसे में आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। साथ ही यह समझना भी आवश्यक है कि अभिभावक जो बुजुर्ग होंगे को दुर्बलता स्ट्रोक आना आयु वृद्धि से संबंधित एक समस्या है, जिसके लिए देखभाल किया जाना चाहिए। ऐसे में परिवार के अन्य सदस्य को निर्देश दिए ही जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर है 8। चलिए आप पढ़िए, इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। प्रश्न नंबर है 8। चलिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं आपको। चलिए, आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक
प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। बी है, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए। छुट्टियां तो ले ही नहीं सकते हैं कि छुट्टी लेके भाग जाओ, केस आ गया थाने में, पता पड़े आप ड्यूटी करके आए हो, 24 घंटा की ड्यूटी होती है, आप पता पड़े कि 12 घंटा ड्यूटी करके आए, सो रहे हो और कहीं मर्डर हो गया और कॉल आ गई है, आपको जाना पड़ेगा। आप सोचो कि चलो छुट्टी ले लेते हैं, सो जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत ही है। नंबर सी ऑप्शन की बात करें, अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। पुलिस वाले धमकी नहीं देते, ये तो बात सरेआम का है, गलत है। धमकी देनी चाहिए तो गलत है। यदि आवश्यकता हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ठीक, आंसर कौन सा? डी होगा। आंसर कौन? डी। समझिए डी क्यों है, डी विकल्प सही क्यों है? क्योंकि बतौर पुलिस अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करवाना ही आपका उपरोक्त परिस्थिति में सर्वप्रमुख कार्य है। अतः यदि आवश्यकता पड़े तो विरोधी समूह पर सख्ती भी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर है 9। आप एक जांच अधिकारी हैं, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेर फेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। तब आपको क्या निर्णय लेना है? चलिए, अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। जांच तो भाई करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कि बच जाओगे। ये तो कौन है? गलत है। चलिए, बी ऑप्शन है, सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। ध्यान देना, कमजोर ढंग से, ये भी क्या है? गलत है। साक्ष्य एकदम पूरे ठोस दिखाए जाते हैं, कमजोर ढंग से नहीं, ये भी क्या है? गलत है। अभ्रष्ट, ध्यान देना, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। आंसर सी होगा। औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करने चाहिए। ध्यान देना, ये भी क्या है? गलत है। आंसर कौन है? सी। दिख भी रहा होगा शायद आपको। सी क्यों है? क्योंकि जांच अधिकारी को अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शी तरीके से पेश करके न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 10। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। तब आपको निर्णय लेना है। चलिए, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। ये तो भाई कैसी बात रही है? पता पड़े जो पीड़ित है उन्हीं को कर दो, अधिकारी बना दो आके, तब ये निर्णय हो पाएगा। भाई आपके बस की बात नहीं है क्या? ये गलत होगा। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। हाँ, ये हो सकता है भी। ठीक है, पढ़ते हैं चारों तब बताते हैं। शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। नंबर डी है, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये तो कौन? गलत है। इसका आंसर है, देखो, बी और सी में से दोनों में से जो सटीक बैठेगा वो बी बैठेगा। क्योंकि तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक
संवाद आयोजित करने चाहिए। अब जब संवाद आयोजित करोगे, जागरूक करोगे, तभी तो जागरूक होंगे। समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता तो वैसी फैल ही रहती है जब तक समाज को जागरूक नहीं करोगे। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में छुआछूत वही लोग करते हैं, कौन करते हैं? जो अशिक्षित हैं। कौन? अशिक्षित है। पढ़े लिखे व्यक्ति कभी भी नहीं करते हैं। आप शहर में चले जाओ, पता है होटल में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? भाई सब खा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं? तो ध्यान देना है, क्या करना है हमें? संवाद आयोजित करने के लिए। ठीक है, आंसर कौन होगा? बी होगा। आपको बिल्कुल यही पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी बना के, आप टेंशन मत लो, केवल वीडियो देखो। चलिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति हेतु विवाद समाधान संवाद ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प रहेगा, ताकि दोनों पक्षों के मध्य दीर्घकालिक और सहमति परक समाधान निकले। चलो, प्रश्न नंबर है 11। समझिए, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको मतलब तैनात किया गया। आपको दंगा प्रभावित बहुधार्मिक मतलब सारे धर्म के लोग हो सकते हैं, इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या किया गया? तैनात किया गया। तब आपको क्या करना है? संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है भी। समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। भाई नगर पालिका में बीच में कहाँ से आ गए हो? ये पुलिस का काम नगर पालिका कहाँ से करेंगे? तनाव को कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। ये भी कौन? गलत। आंसर इसका जो बैठेगा सटीक बी बैठेगा। कौन? बी। सामुदायिक सीमा लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह आंसर क्यों है? क्योंकि पुलिस प्रमुख को सामुदायिक सीमा लांघने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये इसकी हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर है 12। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको निर्णय लेना है। चलिए, क्या लोगे आप? राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। ये तो क्या है? गलत है। संवेदनशीलता क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। चलो सी देखते हैं। तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। नंबर डी है, चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। ये तो डी गलत है। बी और सी में देखो दोनों आंसर हो सकती हैं, लेकिन इसमें देखो ठोस कौन सा है, सबसे मजबूत कौन सा है? संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। और सी वाले में तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। आंसर सी सटीक बैठेगा। कौन? सी। सी क्यों है? क्योंकि विश्वसनीय जानकारी के आधार पर निवारक नजरबंदी की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि तोड़फोड़ से बचा जा सके। इस तरह की परिस्थितियों में होने वाली संभावित क्षति अथवा कानून के उल्लंघन आदि से रक्षार्थ ही निवारक नजरबंदी की कार्रवाई आवश्यकता पड़ने पर पुलिस द्वारा की जा सकती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 13। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना इधर करते हैं का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या निर्णय लेना है? चलिए, शिकायत
शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रसित करना चाहिए। भाई ये मानव अधिकार जो कहाँ से बीच में टपक गया? भाई पुलिस अधिकारी आप हो, आपके पास शिकायत आई है, ये तो क्या गलत है। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। आंसर सी है, उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। डी की बात करें, सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयंसेवकों को की प्रति नियुक्ति करनी चाहिए। भाई जहां में स्वयंसेवक बीच में कहां से आ गए, ये भी तो नहीं होगा। आंसर इसका जो बैठेगा बी और सी में से बैठेगा। इसे एक बार फिर पढ़ते हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। आंसर देखो बी होगा। उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान नहीं, आंसर बी होगा। बी क्यों है चलिए समझते हैं। क्योंकि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। क्योंकि पुलिस का प्राथमिक कार्य जनता की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेना होता है। ऐसे में उत्पीड़न की शिकायतों को संजीदगी से लेते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अन्य सभी विकल्पों में प्राथमिक कार्रवाई ठीक है। तो आंसर कौन सा बैठेगा? बी बैठेगा। आवश्यकता हो तो उसे उपयोग में लाए। ठीक है, आज के लिए सेवा यहीं तक। यह है जो पहला पेपर हुआ था 17 फरवरी को। 17 फरवरी को जो